इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। इस बुलेटिन में बात होगी केरल में बीजेपी को मिली बड़ी हार की, वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन की। देखेंगे पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर कैसे फंस गया चुनाव आयोग, कैसे बीजेपी के ही दिग्गज ने बता दी पार्टी की असलियत, जानेंगे क्यों सीएम ममता ने मांगी माफी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एसआईटी ने आलन सीट वोट चोरी मामले में दाखिल की 22,000 पन्नों की चार्जशीट। कर्नाटक के पूर्व बीजेपी एमएलए को बनाया गया है आरोपी, कॉल सेंटर बनाकर वोट डिलीट करने का है आरोप। पंकज चौधरी होंगे यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में दाखिल किया नामांकन। गृह मंत्री अमित शाह के बताए जाते हैं करीबी। मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा ऐसे लड़कों को सबक सिखाना जरूरी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। मणिपुर में जबरन वसूली के खिलाफ भड़का गुस्सा। इंफाल घाटी में मालिकों ने पेट्रोल पंप बंद रखकर जताया विरोध। सीडीएस जनरल अनिल चौहान बोले, जंग भाषणों से नहीं एक्शन से जीती जाती है। पाकिस्तान हमेशा जीत के झूठे दावे करता है, हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए बेहद बुरी खबर सामने आई है। पार्टी का केरल में सफाया हो गया है। स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के चुनावों में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। अधिकांश सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार मुकाबले में ही दिखाई नहीं दिए, जबकि कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। तो चुनाव में क्या रहे नतीजे, देखिए इस रिपोर्ट में। केरल में 3 महीने के अंदर विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा और उससे पहले राज्य में कांग्रेस को बड़ी जीत मिलने के संकेत मिलने लगे हैं। राज्य में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उसने सत्ताधारी एलडीएफ की नींद उड़ा दी है, तो बीजेपी को भी उसकी जमीन दिखा दी है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक हर जगह कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ का दबदबा दिखाई दिया। शहरों में तो एलडीएफ का सफाया ही हो गया है। 6 नगर निगमों में से उसे एक भी नगर निगम में बहुमत नहीं मिला है, जबकि यूडीएफ को 4 नगर निगम में कामयाबी मिली है। एलडीएफ को सबसे बड़ा झटका कोल्लम नगर निगम में लगा है, जहां वो 25 साल से सत्ता पर काबिज थी, लेकिन अब यहां यूडीएफ को बहुमत मिल गया है। राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर एनडीए ने कब्जा किया। इसे लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो पिछले कुछ दिनों से बीजेपी से करीबी दिखा रहे हैं। थरूर तिरुवनंतपुरम से ही सांसद है। चुनाव नतीजों में 86 नगर पालिकाओं में से यूडीएफ 53, एलडीएफ 30 और एनडीए 1 में आगे है या जीत चुका है। 14 जिला पंचायतों में से यूडीएफ 7 और एलडीएफ 6 में आगे है या जीत चुका है। 1 पर बराबरी की टक्कर है। 152 ब्लॉक पंचायतों में से यूडीएफ 77 और एलडीएफ 68 में आगे है। 941 पंचायतों में से यूडीएफ 378, एलडीएफ 371 और एनडीए 33 में आगे है। अगर हम सदस्यों की संख्या की बात करें तो ग्राम पंचायत सदस्यों की 17,337 सीटों में से यूडीएफ को 7,883 सीटों पर जीत मिली। एलडीएफ को 6,454 तो एनडीए को 1,414 सीटों पर जीत मिली है। वहीं अन्य के हिस्से में 1,275 सीटें आई हैं। ब्लॉक पंचायत की 2,267 सीटों में से यूडीएफ को 1,191, एलडीएफ को 897 सीटों पर जीत मिली है। एनडीए को 54 और अन्य के हिस्से में 48 सीटें आई हैं। जिला पंचायत की 346 सीटों में से अभी अधिकांश पर काउंटिंग चल रही है। घोषित नतीजों में से कांग्रेस को 130, एलडीएफ को 70 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि एनडीए और अन्य के हिस्से में एक सीट आई है। निकाय और पंचायत चुनाव में यूडीएफ को मिली बड़ी जीत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि ये जनादेश निर्णायक और उत्साहवर्धक है। इसके लिए मैं लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यूडीएफ में अपना विश्वास बनाए रखा। ये परिणाम यूडीएफ में बढ़ते विश्वास का स्पष्ट संकेत है और आगामी विधानसभा चुनावों में क्लीन स्वीप की ओर इशारा करते हैं। जनता का संदेश स्पष्ट है। केरल ऐसी जवाबदेह सरकार चाहता है जो सुनती हो, प्रतिक्रिया देती हो और परिणाम देती हो। वहीं राहुल गांधी ने अपने पोस्ट के अंत में सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को बधाई दी और कहा कि अब उनका ध्यान केरल के आम लोगों के साथ खड़े रहने, उनकी रोजमर्रा की चिंताओं को दूर करने और पारदर्शी जनता केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करने पर केंद्रित रहेगा। केरल के इस चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था, जिसमें कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल कर संकेत दे दिया है कि फाइनल यानी विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे। केरल में बीजेपी को बड़ी हार मिली है, जिसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस ने भी पूरा मोर्चा खोल दिया है।
पार्टी ने 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। इस रैली में कांग्रेस मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। तो क्या है कांग्रेस का पूरा प्लान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने खुले मंच से मोदी सरकार को घेरने की प्लानिंग कर ली है। पार्टी वोट चोरी के मुद्दे पर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने जा रही है। इसलिए 14 दिसंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिससे राजधानी दिल्ली ही नहीं देश का सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। हाल ही में राहुल गांधी ने वोट चोरी के कई सबूत पेश किए थे। तब उन्होंने एक नारा दिया था, वोट चोर गद्दी छोड़, और अब इसी नारे को और बुलंद करते हुए कांग्रेस महारैली करने जा रही है। बता दें कि संसद में भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की तो सरकार को विपक्ष के आगे झुकना पड़ा। सरकार आखिरकार चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए राजी हुई, जो असल में SIR पर ही चर्चा है, लेकिन इसमें भी बीजेपी फंस गई। अमित शाह ने सदन में अपशब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर विपक्ष ने उन्हें घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि वो मेंटल प्रेशर में हैं और हमने उनकी धज्जियां उड़ा दी। मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे। तो उसका रीजन है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। ऐसे में कांग्रेस की वोट चोरी को लेकर ये रैली बीजेपी की मुसीबत बढ़ा सकती है। कांग्रेस इस रैली के लिए कई दिनों से मेहनत कर रही है। वैसे तो राहुल ने तेजस्वी के साथ बिहार में भी वोटर अधिकार यात्रा की थी, लेकिन ये यात्रा सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित रही। लेकिन अब इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन की तरह खड़ा किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी नेता, पूर्व विधायक, चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार और जिला अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों से आने वाली बसों में कार्यकर्ताओं के साथ ही रैली में पहुंचेंगे। तो वहीं कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने बताया कि इस रैली से पहले कांग्रेस ने कम से कम 5.5 करोड़ हस्ताक्षर वोट चोरी रोकने के लिए जुटाए हैं। यानी इतने नागरिकों ने भारत के राष्ट्रपति को सौंपे जाने वाले ज्ञापन का समर्थन किया है। मार्केटिंग एंड क्रिएटिव की टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में सबकी निगाहें 14 दिसंबर की महारैली पर टिकी हुई हैं। वोट चोरी को लेकर विपक्ष बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि SIR प्रक्रिया के जरिए वोट चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में इस प्रक्रिया का भी विरोध जारी है और इस बीच पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसके बाद नाम काटने से लेकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिशों तक चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोप और पुख्ता होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले जिस जल्दबाजी में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का इंटेंसिव रिवीजन करवा रहा है, उस पर तो सवाल पहले से ही उठ रहे थे और अब इस प्रक्रिया को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने चुनाव आयोग को ही कटघरे में ला दिया है। अब तक इस प्रक्रिया के तहत 58 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। बड़ी बात तो ये है कि ज्यादा नाम उन क्षेत्रों में कटे हैं जहाँ TMC मजबूत है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ से ममता विधायक है। इसी से पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटर डिलीट किए गए हैं। ये वोटर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम से लगभग 4 गुना ज्यादा है। और यही नहीं, अब 1,65,00,000 मतदाताओं के SIR फॉर्म में गड़बड़ी भी पाई गई। चुनाव आयोग की तरफ से मिले आंकड़ों के मुताबिक करीब 85 लाख वोटर्स के पिताओं के नाम में गड़बड़ी सामने आई है। करीब 13.5 लाख वोटर्स के माता पिता एक ही हैं। इनमें से 11,95,000 वोटर्स 15 साल की उम्र से पहले ही पिता बन गए। राज्य में 6 बच्चों के पिताओं की संख्या 24,21,000 है। आंकड़ों के मुताबिक 3,45,000 40 साल की उम्र से पहले दादा बन गए हैं। अब चुनाव आयोग को इन सभी वोटर्स की जानकारी दोबारा वेरीफाई करनी होगी ताकि ड्राफ्ट लिस्ट में कोई खामी ना रहे। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर जानकारी वेरीफाई करेंगे और फिर उन्हें हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब महज 2 दिन बाद 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होनी है, यानी प्रक्रिया पूरी करने के लिए और इस गड़बड़ी को अब सुधारने के लिए चुनाव आयोग के पास पर्याप्त वक्त भी नहीं बचा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में जिस मकसद से अलग अलग राज्यों में इस प्रक्रिया को किया जा रहा है, चुनाव आयोग उसे पूरा करने में कामयाब हो पाएगा या हकीकत में इसका उद्देश्य केवल नाम काटना ही है, जिसके आरोप विपक्ष लगा रहा है। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर चुनाव आयोग पर आरोपों की कड़ी बढ़ती ही जा रही है, तो बवाल बीजेपी के अंदर भी मचा हुआ है। पार्टी के ही दिग्गज नेता ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। पंजाब के पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2021 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अब लगता है कि बीजेपी में जाना उन्हें खल रहा है और अब उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिससे बीजेपी की हकीकत सबके सामने आ गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भले ही कुछ साल पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली हो, लेकिन अब उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने फैसले पर मलाल हो रहा है। पूर्व CM ने बताया
कि बीजेपी अपने फैसले सार्वजनिक नहीं करती है और सभी फैसले जमीनी नेताओं से सलाह लिए बिना दिल्ली में लिए जाते हैं। मुझे 60 साल का राजनीतिक अनुभव है, लेकिन मैं खुद को उन पर थोप नहीं सकता। उनके इस बयान ने पंजाब बीजेपी में चल रही आंतरिक बेचैनी को सामने लाकर रख दिया है। ये बयान उस समय आया है जब पंजाब में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी बात की। कांग्रेस की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप की तुलना में कांग्रेस हाईकमान से मिलना आसान था और वहां का सिस्टम ज्यादा लोकतांत्रिक था, क्योंकि कांग्रेस अपने नेताओं से सलाह लेती थी। वहीं कांग्रेस में लौटने के सवाल पर अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट किया कि मैं राजनीतिक तौर पर कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर सोनिया गांधी मुझसे निजी तौर पर मदद मांगेंगी तो मैं हमेशा उनकी मदद करूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बयान दर्शाता है कि राजनीतिक वापसी के रास्ते बंद होने के बावजूद वो गांधी परिवार के साथ एक निजी सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं। इन सबके बीच कैप्टन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की, ये कहते हुए कि शायद उन्हें पंजाब से एक खास लगाव है और वो राज्य के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये संतुलन साधने की कोशिश शायद बीजेपी हाईकमान के लिए अपनी निष्ठा बनाए रखने और साथ ही साथ अपनी निराशा को जाहिर करने की एक कोशिश है। यानी देखा जाए तो अमरिंदर सिंह ने जिस महत्वाकांक्षा में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, आज उन्होंने खुद ही बीजेपी की कार्यशैली की असलियत उजागर कर दी है। ये उनके समर्थकों के बीच भी निराशा पैदा कर सकता है और पंजाब में बीजेपी की राज्यव्यापी राजनीति पर भी सवाल उठाता है। बीजेपी अपने ही नेता के निशाने पर आ गई है तो विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। अब एक बार फिर कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीतियों पर सवाल उठाए हैं। दरअसल अमेरिका ने पैक्स सिलिका ग्रुप में भारत को शामिल नहीं किया, जिसे देश के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और इसे ही लेकर अब कांग्रेस ने पीएम मोदी पर करारा हमला बोला है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका की तरफ से अहम खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए शुरू किए गए पैक्स सिलिका ग्रुप में भारत को शामिल न किए जाने पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच के संबंधों में आए टकराव का परिणाम बताया है। दरअसल अमेरिका ने ये समझौता चीन के ग्लोबल सप्लाई चेन पर बढ़ते प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे अपने सहयोगियों के साथ किया है। जयराम रमेश ने पोस्ट किया कि भारत के इस समूह का हिस्सा नहीं होने की ये खबर ऐसे समय में आई है जब प्रधानमंत्री ने अपने कभी अच्छे मित्र रहे तथा अहमदाबाद, ह्यूस्टन और वॉशिंगटन डीसी में कई बार गले मिल चुके ट्रंप से हुई फोन कॉल के बारे में सोशल मीडिया पर उत्साह से जानकारी साझा की थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने एआई और हाई टेक्नोलॉजी वाली सप्लाई चेन पर चीन के नियंत्रण कम करने के लिए 9 देशों के साथ मिलकर एक समझौता किया है। उन्होंने भारत को इससे बाहर रखा है। इस समझौते को पैक्स सिलिका कहा जाता है, जो स्पष्ट रूप से पैक्स सिलिका का जवाब है। अभी 2 दिन पहले अमेरिका ने घोषणा की है कि चीन से मुकाबला करने के लिए 9 देशों का एक संगठन बनाया जाएगा, एक गठबंधन बनाया जाएगा। उन 9 देशों में भारत शामिल नहीं है, तो ये एक तरह का संकेत देता है कि अमेरिका और भारत के बीच में संबंध से। इस समूह में अमेरिका के साथ जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, ब्रिटेन, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। कांग्रेस ने इसी अहम जियोपॉलिटिकल और तकनीकी पहल में भारत की गैर मौजूदगी को लेकर निशाना साधा है। अब मोदी सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, देखना होगा। अमेरिका के इस फैसले को लेकर मोदी सरकार सवालों से घिर गई है, तो सवाल इंडिगो मामले में भी खत्म नहीं हो रहे। बीते हफ्ते इंडिगो के ऑपरेशनल क्राइसिस की वजह से यात्रियों को हुई परेशानी के बाद अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स को हटा दिया गया, जिस पर बवाल मच गया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इंडिगो में जारी ऑपरेशनल संकट के बीच डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 11 दिसंबर को 4 वरिष्ठ फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें ऋषिराज चैटर्जी जो कंसल्टेंट डिप्टी चीफ फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर हैं, सीमा झामनानी जो कि सीनियर फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर हैं, अनिल कुमार पोखरियाल जो कंसल्टेंट फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर हैं और प्रियम कौशिक जो कंसल्टेंट फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर हैं, इनका नाम शामिल है। डीजीसीए के सस्पेंशन के बाद मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या इंडिगो को बचाने की कोशिश हो रही है या फिर खुद को बचाने के लिए बेकसूरों को फंसाया जा रहा है। इन आरोपों को पुख्ता करते हुए एविएशन एक्सपर्ट संजय लाजर ने एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इस पर लिखा है कि इन 4 पायलटों में से कुछ को किसी और के अपराधों की सजा दी जा रही है। कैप्टन पोखरियाल हॉस्पिटल में है और उन्हें एडवांस कैंसर है। उन्होंने बहुत ही पहले इस्तीफा दे दिया था।
उनका FDTL से भी कोई लेना देना नहीं था और बाकी 2 लोगों का भी यही हाल है। इन लोगों को फंसाया जा रहा है। इन गंभीर आरोपों के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या DGCA ने बिना पूरी जांच के ये कार्रवाई कर दी या फिर ऊपरी स्तर पर हुई चूकों से ध्यान हटाने के लिए कुछ अधिकारियों को निशाना बनाया गया, खासतौर पर तब जब इंडिगो में सामने आई अव्यवस्थाओं की जड़ नई पायलट ड्यूटी और रेस्ट नियमों के लागू करने को बताया जा रहा है। तो वहीं कहा यह भी जा रहा है कि सरकार अपना पल्ला झाड़ने के लिए फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स को निशाना बना रही है। खैर, अब देखना यह होगा कि इस खुलासे के बाद DGCA की तरफ से कोई सफाई सामने आती है या नहीं। इंडिगो मामले में विवाद अभी थमा भी नहीं था कि पश्चिम बंगाल में भी बवाल मच गया। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी 13 दिसंबर की तड़के सुबह कोलकाता पहुंचे, जहां उनसे मिलने के लिए हजारों की तादाद में उनके फैंस पहुंच गए। इस बीच अव्यवस्था के चलते बड़ा बवाल मच गया। गुस्साए फैंस ने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, जिसके बाद CM ममता बनर्जी को माफी मांगनी पड़ी और बड़ा एक्शन भी लेना पड़ा। तो क्यों मेसी के फैंस का फूटा गुस्सा, देखिए इस रिपोर्ट में। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी मेसी भारत दौरे पर हैं। 13 दिसंबर की सुबह वो कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, जहां मेसी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में फैंस इकट्ठा हुए थे। लेकिन जब मेसी को करीब से देखने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हंगामा खड़ा हो गया। मेसी स्टेडियम पहुंचे तो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आया। साथ ही मैनेजमेंट भी सवालों के घेरे में आ गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था को लेकर गहरा दुख और नाराजगी जताई है। CM ममता बनर्जी ने कहा कि वो खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी, लेकिन वहां जो अव्यवस्था देखने को मिली उसने उन्हें हैरान कर दिया। मुख्यमंत्री ने लियोनेल मेसी और सभी खेल प्रेमियों से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे राज्य की छवि को ठेस पहुंची है। इतना ही नहीं, बल्कि ममता ने मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन की घोषणा भी की है। ये समिति रिटायर्ड जस्टिस आशीष कुमार रे की अध्यक्षता में गठित की गई है। जांच समिति को पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच करने, जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी सुझाव देने का निर्देश दिया गया है। जैसा आप जानते हैं कि फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी भारत दौरे पर हैं। ऐसे में उनके फैंस का उत्साह बढ़ गया है। उन्हें देखने और उनसे मिलने के लिए कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फैंस की भारी भीड़ उमड़ी। लेकिन थोड़ी ही देर में ये भीड़ गुस्से में आग बबूला हो गई और ग्राउंड पर बोतलें फेंकने लगी। फैंस ने मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाते हुए कहा कि मेसी के आसपास सिर्फ नेता और अभिनेता ही थे। महंगे टिकट खरीदकर भी उनका चेहरा तक नहीं देख पाए। वहीं मेसी तो अब अपने तय शेड्यूल के हिसाब से तेलंगाना के लिए निकल गए हैं, जहां CM रेवंत रेड्डी के साथ उनका मुकाबला होना है। लेकिन बंगाल में मैनेजमेंट पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इंडिगो की उथल पुथल के बीच में नागरिक उड्डयन मंत्री ने बयान दिया था कि इंडिगो को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो एक नजीर बन जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कि 15 लाख रुपए जनता के खाते में पहुंच जाएंगे, जो कि अभी तक नहीं पहुंची हैं। पिछले 2-3 दिन में पता नहीं क्या डील हुई सरकार में और एयरलाइंस इंडिगो के बीच में कि मंत्री जी का तो सुर एकदम बदल गया और अब वो कहने लगे कि नहीं भाई, सरकार एयरलाइंस को उनके बढ़े हुए किराए बढ़ाने से रोक नहीं सकती है। अब